दिल्ली के दिल में सेंट्रल विस्टा का निर्माण विवाद की वजह बन गया है। लोग इसके खिलाफ और समर्थक पालों में बंट गए हैं। 31 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने वाली मांग वाली जनहित याचिका को रद्द कर दिया। यह याचिका अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार सोहेल हाशमी ने दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका किसी मकसद से प्रेरित है, यह वास्तविक जनहित याचिका नहीं है। इस समय दिल्ली के दिल यानी इंडिया गेट के आसपास बड़े स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। यहाँ भारत का नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का आवास और साथ ही तमाम सरकारी भवनों का नए सिरे से निर्माण की योजना है। इसके लिए कुछ पुराने भवनों को तोड़ा भी जाएगा। पुराने भवनों को तोड़े जाने को लेकर एक तबके में भारी नाराजगी है। वहीं सरकार की इस परियोजना में दिलचस्पी इतनी ज्यादा है कि कोरोना की दूसरी लहर के भयानक समय में भी इसका कामकाज नहीं रोका गया, बल्कि इसे इसेंशियल यानी अति आवश्यक सेवा की श्रेणी में डाल दिया गया। सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले मजदूर इंडिया गेट के आसपास ही रहते हैं। उन मजदूरों की बदहाली की भी कई कहानियां सामने आ रही है। विवादों को देखते हुए सरकार की तरफ से एक बोर्ड लगवा दिया गया जिस पर लिखा है, यहाँ तस्वीरें खींचना मना है। जाहिर है सरकार नहीं चाहती कि सेंट्रल विस्टा की गतिविधियों पर मीडिया की नजर पड़े। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन इस योजना से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो गैर कानूनी हैं, नियम कायदों का उल्लंघन है। सारांश के इस एपिसोड में हम एक एक कर उन गड़बड़ियों के बारे में जानेंगे। यह दिलचस्प बात है कि नए बनने वाले जिस संसद भवन में बैठकर पूरे देश के लिए कानून बनाए जाएंगे, जिसका पालन देश की जनता को करना होगा, नहीं करने पर सजा का प्रावधान होगा, वह संसद भवन कई तरह की पर्यावरणीय और निर्माण संबंधी कानूनों की अनदेखी करके बनाया जा रहा है। जिस क्षेत्र में सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है वह एनडीएमसी यानी नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। दिल्ली के इस इलाके में किसी भी निर्माण कार्य के लिए एनडीएमसी जिम्मेदार है, उसकी इजाजत लेना जरूरी है। लेकिन इस परियोजना में एनडीएमसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। वजह शायद ये भी है कि एनडीएमसी में विपक्ष की मौजूदगी है। एनडीएमसी के सामने इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी दाखिल नहीं की गई, यानी किसी भी स्थानीय निर्माण संबंधी नियमों के पालन की जरूरत को टाल दिया गया। यह मौजूदा शहरी कानूनों के बेमतलब कर देने वाली बात है। एनडीएमसी की जगह सरकारी निर्माण एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को शामिल किया गया। यह कोई चुनी हुई संस्थान नहीं है, लेकिन इस परियोजना में उसके अधिकार वैसे ही दिए गए हैं। किसी चुनी हुई संस्था के विपरीत यह किसी की भी निगरानी और जवाबदेही के दायरे में नहीं आती। फिर भी सीपीडब्ल्यूडी को अपनी योजनाओं को स्वीकृति देने का अभूतपूर्व और अवैध अधिकार मिला हुआ है। इसका यह मतलब है कि योजना की विस्तृत जानकारी और नक्शा किसी भी प्राधिकरण में जमा नहीं किया गया। किसी ने इस बात पर मुहर नहीं लगाई कि यह योजना निगम के नियमों का पालन करती है क्या नहीं। इस तरह एनडीएमसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। सीपीडब्ल्यूडी एक भवन निर्माण संस्था है। इसे दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन यानी डीयूएसी ने स्थानीय इकाई की मान्यता दे रखी है, जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है। यह अपनी योजनाओं को खुद ही स्वीकृति देती है। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन एनडीएमसी की सहमति के बिना दिल्ली के मास्टर प्लान और नियमों में हेरफेर की स्वीकृति देता है। इसे वैध कानूनी स्वीकृति की तरह दिखाया जाता है, लेकिन यह खुद डीयूएसी के नियमों के हिसाब से गलत है। लगे हाथ आप डीयूएसी और एनडीएमसी के आपसी संबंध को भी समझ लीजिए। डीयूएसी एक स्वीकृति देने वाली संस्था है, जबकि एनडीएमसी आधिकारिक रूप से अनुमति देने वाली संस्था है। डीयूएसी केवल उन्हीं योजनाओं को अपनी स्वीकृति दे सकता है जो उसे एनडीएमसी के द्वारा मिले हों। अगर एनडीएमसी को लगता है कि कोई परियोजना ठीक नहीं है तो वह उसे कभी डीयूएसी को नहीं देगी। अब बात अगली गड़बड़ी की। इस परियोजना में हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी यानी एचसीसी को भी नजरअंदाज किया गया। दिल्ली के उस इलाके में जो पहले से ही ऐतिहासिक विरासत की श्रेणी में आता है, वहां पर इतने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और निर्माण से पहले एक प्रार्थना पत्र तक नहीं दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 5 जनवरी 2020 को इस बाबत एक आदेश जारी किया, तब जाकर यह औपचारिक प्रार्थना पत्र दिया गया। अगली गड़बड़ी है भूमि उपयोग में बदलाव को लेकर। सेंट्रल विस्टा के लिए 100 एकड़ भूमि को पब्लिक
सेमी पब्लिक उपयोग की श्रेणी से सरकारी दफ्तर की श्रेणी में बदल दिया गया। इसके लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की स्वीकृति तक नहीं ली गई, जबकि नियम के मुताबिक ग्रेड ए में विरासत वाले इलाके में एचसीसी की अनुमति लेना अनिवार्य है। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण के लिए सितंबर में कंसल्टेंसी की बोली जारी होने से पहले उनके पास एचसीसी की स्वीकृति होनी चाहिए थी। सेंट्रल विस्टा परियोजना, जो आने वाली पीढ़ियों को सैकड़ों वर्षों तक प्रभावित करेगी, उसके भूमि उपयोग के बदलाव की सुनवाई में एक आपत्ति या ऑब्जेक्शन के लिए सिर्फ 2.5 मिनट दिया गया। इस पर दर्ज की गई 1292 आपत्तियों में से एक को भी लागू नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय में अल्पमत का निर्णय सेंट्रल विस्टा योजना के भूमि उपयोग में बदलाव में गड़बड़ी को मान रहा था, लेकिन बहुमत का निर्णय यह था कि भूमि उपयोग में बदलाव के लिए एचसीसी से स्वीकृति लेना जरूरी नहीं है। नई संसद की इमारत को मिली हुई स्वीकृति तभी वैध है जब उसको आधिकारिक स्वीकृति हो, लेकिन डीयूएसी से मिली हुई मंजूरी चुनी स्थानीय इकाई और विशेषज्ञ कमेटी की प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरी थी। उसने तकनीकी नक्शे नहीं जमा किए थे, उसे गैर निर्वाचित स्थानीय इकाई ने जमा किया था। उसे मान्यता भी खुद डीयूएसी ने ही दी थी, जबकि उसके पास इसका अधिकार नहीं था। उसने ऐसा शहरी आवास मंत्रालय के निर्देशों पर किया था। इस तरह उसने एनडीएमसी को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद इस परियोजना से जुड़ी एक और बड़ी गड़बड़ी हमारे सामने आई। डीयूएसी के अध्यक्ष पीएनएस राव को सेंट्रल विस्टा परियोजना के टेंडरों का आकलन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि राव के ऊपर इस परियोजना का आकलन कर उसकी आवश्यकता और उससे मिली हुई सारी स्वीकृतियों को जांचना था। यानी इस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर वह सलाहकार सेवाओं के लिए प्रतिष्ठान का चुनाव भी करेंगे और योजना की पूरी जानकारी के साथ उसे डीएसी में जमा भी करवाएंगे। इसके बाद डीयूएसी के अध्यक्ष की भूमिका अदा करते हुए वह उसे मंजूरी भी दे देंगे। मतलब वह अपने ही द्वारा चुनी हुई परियोजना को खुद ही जमा करके उसकी स्वीकृति खुद ही दे देंगे। है ना कमाल की बात। ये तो ही नियमों को ताक पर रखने के बाद इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का भी आकलन नहीं किया गया। इतने संवेदनशील इलाके में, दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में इतनी बड़ी निर्माण परियोजना को बिना पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किए ही इजाजत मिल गई। हैरानी की बात है कि स्वतंत्र रूप से इस परियोजना से होने वाले प्राकृतिक प्रभाव का आकलन नहीं किया गया। इस परियोजना के लिए चुनी गई संस्थान एचसीपी कंसल्टेंट से किए गए करार के तहत इसके पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन का अधिकार भी इसी कंपनी को दे दिया गया है। इसके जरिए तमाम पर्यावरणीय संबंधी संस्थाओं और कमेटियों को पंगु बना दिया गया। कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता था। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ सलाहकार समिति इसका मूल्यांकन तो कर सकती है, लेकिन पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ने की स्थिति में उसके पास परियोजना को खारिज करने का विकल्प मौजूद नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिलहाल यह तमाम कानूनी अड़चनों से मुक्त होता दिख रहा है, लेकिन इसकी बुनियाद में कुछ कानूनी सवाल हमेशा मौजूद रहेंगे। इसके समर्थक और विरोधी आगे भी आपस में टकराते रहेंगे, लेकिन एक सवाल प्रधानमंत्री से हमेशा पूछा जाएगा, क्या नई विरासत बनाने के लिए पुरानी विरासत को ध्वस्त करना अनिवार्य है? महान लोग हमेशा नई विरासत रचते हैं, पुरानी विरासत को संरक्षण देते हैं। ध्वस्त करने का दाग हमेशा आतताइयों के दामन पर लगता है।